Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much, everybody, for joining me once again. Delighted to have you watching this video. My guest today is a Kuwait-born former Pakistan pace bowler. Played 5 tests for Pakistan, 2 ODIs and 1 T20I. 15-year wonderful first-class career. And in one of the seasons in 2009-2010 in the Quaid-e-Azam Trophy, he took 85 wickets at an average of 17.12. So when it comes to domestic cricket and pace bowling, he knows what he's talking about. 516 first-class wickets at a remarkable average of 27. And these days he's a regular television pundit. We all recognize him from our TV coverage. The one and only Tanveer Ahmed. Tanveer bhai, assalamu alaikum. Hope you're well. वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक है, I'm fine. बिल्कुल ठीक, Tanveer bhai. Let's start first a little bit about PSL, Tanveer bhai. मुल्तान सुल्तान को क्या हो गया इस दफा? देखिए, मुल्तान सुल्तान के बारे में आई थिंक कोई भी नहीं सोच रहा था कि इतनी बड़ी टीम और इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस रहेंगी। आई थिंक उसमें सिर्फ रिजवान हो गए या मोहम्मद अब्बास हो गए जिनकी टॉप की परफॉर्मेंसेस रही हैं। उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। मुझे ऐसा लगता है कि जो इनके 6-7 प्लेयर्स थे, जब आप रिटेन करते हैं प्लेयर्स, जब आपका नया सीजन स्टार्ट होने लगता है, उसमें जो इन्होंने 6-7 प्लेयर्स अपने निकाले, उसकी वजह से आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो टीम का जो फ्लो था, जो मोमेंटम बना हुआ था, वो बहुत ज्यादा खराब हुआ। स्पेशली अगर मैं एहसानुल्लाह की बात करूं, एहसानुल्लाह जो अनफिट हुए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा, अगर मैं ये कहता हूं कि 50% जो मुल्तान सुल्तान जब जीती थी उसमें जो 50% बैटिंग लाइनअप का हाथ था, 50% एहसानुल्लाह का, क्योंकि जितनी तेज वो गेंदें कर रहे थे, जितने तेज बाउंसर, लिटरली हमने बैट्समैन को बैकफुट पे जाते हुए देखा, इतनी तेज गेंदें वो अच्छी कर रहे थे। तो उनसे बहुत ज्यादा आई थिंक जो है वो फर्क पड़ा। तो कैप्टन की परफॉर्मेंस तो बुरी नहीं थी, लेकिन जो टीम की परफॉर्मेंस थी, मतलब यानी 10 मैचेस में सिर्फ एक मैच उन्होंने जीता, तो कोई भी नहीं सोच रहा था कि इतनी बुरी क्रिकेट खेलेगी मुल्तान सुल्तान। तनवीर भाई, पेशावर ज़ल्मी के बारे हम बात करते हैं. फर्स्ट टाइम दे डिडंट क्वालिफाई फॉर द सेकंड स्टेज. ऑब्वियसली परफॉर्मेंस की बात एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट, लेकिन जो मेन पॉइंट है कि बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे नोबडी इज रियली टॉकिंग अबाउट दैट. क्या उनके, ऑब्वियसली जवेद अफरीदी ने कहा कि देयर बी चेंजेस नेक्स्ट टाइम अराउंड. क्या आप सोच रहे हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा देंगे पेशावर ज़ल्मी? देखिए, मैं तो ये समझ रहा था कि शायद बाबर आजम कप्तानी नहीं करेंगे, और कि अगर किसी भी प्लेयर की, जो इतना अच्छा प्लेयर हो, इतना बड़ा प्लेयर हो, अगर उसकी आउट ऑफ फॉर्म होती है, उसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि हर फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दे। पाकिस्तान टीम से तो वैसे ही उसकी कप्तानी ले ली गई है, खत्म कर दी। मैं ये समझता हूँ कि पीएसएल से भी उसको जो है ना वो कप्तानी नहीं करनी चाहिए, फ्री होके खेले, अपनी क्रिकेट खेले, प्रेशर ना ले ज्यादा। क्योंकि क्योंकि मसला ये है कि हम जो है, हम ये चाहते हैं कि बाबर आजम की फॉर्म जल्दी से जल्दी वापस आए। अच्छा, उसकी फॉर्म जो है वो है 40-45, 30-35, 1-2 मैचेस में अभी न्यूजीलैंड के उसने 50 रन की इनिंग भी खेली है। लेकिन मसला ये है कि हम सारे इतने यूज टू हो गए, उसकी उसकी सेंचुरी से यूज टू हो गए। हम कहते हैं 100 करे बस, इसके अलावा कुछ ना करे, तो हमें उसके 40-50-50-35-40 रन कुछ भी नजर नहीं आते। तो हम यही चाहते हैं कि बाबर आजम की फॉर्म वैसे ही हो जैसे 2-2.5 साल पहले उसकी थी। नो डाउट हर फॉर्मेट में वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म तो है, लेकिन उसकी ये जो फॉर्म अगर इतनी लंबी चली गई है, उसमें जो हमारा मीडिया है, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो सोशल मीडिया में बैठते हैं, जो और लोग हैं जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली, वो जो है वो उसके ऊपर उसको टारगेट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी फॉर्म इतनी जल्दी वापस ना आने का कसूरवार ये लोग भी हैं। अब मुझे लोग बोलेंगे कि यार ये क्या बात हुई। नहीं, ठीक है ना, मेंटली डिस्टर्ब होता है बंदा। अब आप देखें, वो कहीं नहीं बोलता किसी को, ना मीडिया में आता है, ना किसी से बात करता है, ना किसी को जवाब देता है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी इंसान जो है डिस्टर्ब होता है। बंदा ये सोचता है
इंसान ये सोचता है कि अगर मैं अपने मुल्क के लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो मेरे लिए थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म अगर कुछ अरसा हो गया हूं तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं की जा रही। ठीक है ना। अब साजिद भाई मुझे एक बात बताएं, आप इंग्लैंड में रहते हैं, मैं इतना अरसा इंग्लैंड आके क्रिकेट भी खेला, मैं पाकिस्तान टीम के साथ भी आया, पाकिस्तान टीम से और भी टूर्स किए मैंने। आप मुझे बताएं, यही बाबर आजम अगर इंग्लैंड में होता, क्या यही हाल हो रहा होता बाबर आजम का? क्या इंग्लैंड वाले ये हाल कर रहे होते बाबर आजम का अगर बाबर आजम इंग्लैंड में होता? अच्छा, नहीं। उसकी मैं एग्जांपल आपको जॉस बटलर दे देता हूं। कितने बुरे खेली उसने, इंडिया में 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला, कितने बुरे हालात उसके रहे, कप्तानी बुरी, टीम हारी बुरे तरीके से। फिर अभी अभी इसमें चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हुई, क्या हाल हुआ जॉस बटलर की कप्तानी में। ठीक है, उससे पहले भी बिटवीन 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ट्रॉफी, बिटवीन इसके भी जो मैचेस होते रहे, उसकी कप्तानी बिल्कुल बुरी, मैचेस ही नहीं जीत रहा, सीरीज हार रहा है। तो क्या हुआ जॉस बटलर के साथ? क्या उसको टीम से निकाल दिया इंग्लैंड वालों ने? नहीं, उससे कप्तानी ले ली कि भाई आपकी अपनी बैटिंग भी खराब हो रही है, ठीक है, आप कप्तानी भी अच्छी नहीं कर रहे, तो हम चाहते हैं कि भाई आप कप्तानी आपसे लें और आपको एज अ बैट्समैन खिलाएं, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन हो खेले। ये है तरीकेकार सही। ऐसा नहीं है कि उसको जो है वो उसके पीछे पड़ गए, ऐसा नहीं है। ये किसी भी अच्छे सिस्टम में इसी तरह ही होता है। आप अपने एक सीनियर्स को सपोर्ट करते हैं। हमारे लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए यूट्यूब चैनल पे व्यूज पैसा बनाने के लिए बाबर आजम पकड़ा हुआ उन्होंने सिर्फ। वो नहीं भी कुछ करता तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो कुछ करता था तो कहते जी अपने लिए खेलता है। अभी भी देख लें, आपको अगर बाबर आजम नहीं पसंद, मेरे अलावा मैं वाहिद बंदा जो उसको सपोर्ट करता हूँ, मैं इसमें सपोर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये क्रिकेटर जाया ना हो जाए, ये और रिजवान जाया ना हो जाए। ठीक है। और दूसरे लोग जो है भाई, अगर आपको नहीं पसंद, आप क्यों यूट्यूब चैनल पे उनकी बात करते हैं? क्योंकि आपकी दुकान उसके उनके बगैर भी नहीं चमकती है। तो ये सारा प्रेशर जो है ये पीएसएल पे भी जाता है, क्योंकि अगर आप पीएसएल भी खेल रहे हैं तो मीडिया तो हमारा वही है ना, सोशल मीडिया तो वही है। जो लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए वो बिला वजह इसको, रिजवान को टारगेट करते रहे। हालांकि मेरे हिसाब से जो रिकॉर्ड्स बाबर आजम के हैं या जो रिकॉर्ड रिजवान के हैं, वो T20 स्क्वाड से कभी बाहर होते ही नहीं है, वो कभी भी बाहर नहीं होते। आप तो जो 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 जिन कंट्रीज के सिस्टम अच्छे होते हैं ना, वो तो कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर हो जो परफॉर्म भी करता हो और एक्सपीरियंस भी हो और उसको तीनों फॉर्मेट में लेके हम चलते हैं। लेकिन हमारा उल्टा हिसाब है, ठीक है ना। हम अपने अपने मुफादात के लिए पर्सनल होके आज बाबर रिजवान के पीछे पड़े हुए हैं, कल किसी और के पीछे पड़ जाएंगे कि जी इसको फारिग करो, इसको फारिग करो। तो हमारे यहाँ पे चीजें बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अगर आजकल के दौर में, स्पेशली मैं अपने पाकिस्तान के सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, कोविड के बाद जो सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, ये आपको भी पता है कोविड के बाद ही हुआ है। सब अपने घर पे बैठ गए, किसी ने यूट्यूब चैनल बना लिए, किसी ने क्या कर लिया, किसी ने क्या कर लिया, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते थे, लोगों के बीच में तो जा नहीं सकते थे। तो वो जो एक्टिव हुआ उसके बाद आजकल के दौर में पूरी दुनिया के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं या क्रिकेटर, या जो भी स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं, या और जो फेमस लोग हैं, उनके लिए ये जो दौर है सोशल मीडिया के साथ अपने आप को लेके चलना, ये बहुत मुश्किल काम है। स्पेशली हमारी कंट्री के अंदर बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं नहीं है। जिसकी वजह से बाबर आजम हो गया या रिजवान हो गया, इवन कुछ चीजों पे मैं शाहीन के लिए भी बोलता हूँ, वो भी इन्हीं चीजों में फंस गए हैं कि सोशल मीडिया के लोग इनके अगेंस्ट बहुत जाते हैं। संदीप भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में ये बड़ी एक हैबिट है कि एक कप्तान एक फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो सडनली मीडिया और सब लोग कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट में इसको बना दो कैप्टन। सलमान अली आगा, देखो ही डिड वेल अगेंस्ट बांग्लादेश 3-0। चलो, कह सकते कि काफी वीक बांग्लादेश टीम थी। अब ये शोर मच गया कि तीनों फॉर्मेट में इसको कप्तान बना दो। देखिए, हम तो, आपको पता है ना, हम तो फौरन चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। ठीक है, आपको याद है कि आकिब जावेद ने जब इंग्लैंड से हम पहला मैच हारे थे पाकिस्तान में, 800 रन जब पड़े थे, उसके बाद अगले 2 मैच में आकिब जावेद साहब ने बोला कि जी बिल्कुल स्पिन स्पिन ट्रैक बना दो, ठीक है ना, ये खेल ही नहीं सकेंगे। तो वो वाकई यही हुआ, वो 2 मैचेस में स्पिन ट्रैक हुए, वो खेल ही नहीं सके। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये थी, बैटिंग तो प्रॉब्लम हुई, लेकिन इंग्लैंड के पास स्पिनर भी इतने अच्छे नहीं थे। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको खुद पता है कि इंग्लैंड अपनी कंट्री के हिसाब से फास्ट बॉलर यहाँ ज्यादा होते हैं, स्पिनर्स उस लेवल के थोड़ी हैं। जिस तरीके से स्वान स्वान आया था इनके पास, या उससे पहले एशले जाइल्स जो है वो खेलते रहे हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई स्टार स्पिनर जो है वो
अगर मैं किसी को मिस कर रहा हूं तो मुझे नहीं आइडिया, कोई स्वान के बाद तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई स्टार स्पिनर आया हो इंग्लैंड के पास। तो हमें ये एडवांटेज था क्योंकि बस स्पिनर नहीं, हम खुश हुए। हमने सोचा बस जी, हमने अब सारी सब फतह कर लिया जी, अब जो टीम आएगी पाकिस्तान में हम उसको साथ यही करेंगे। क्या हुआ उसके बाद? वेस्ट इंडीज आई, वेस्ट इंडीज ने टेस्ट मैच हरा दिया हमें, ठीक है। तो क्या हुआ? सीरीज जीते? नहीं जीते। उसके बाद क्या हुआ? क्यों? उनके पास स्पिनर अच्छे थे। जब उनके पास स्पिनर अच्छे थे, उसकी वजह ये थी क्योंकि वेस्ट इंडीज में भी स्पिन ट्रैक्स बनते हैं। हमारे बैट्समैन ने स्ट्रगल किया वहां पे। तो मसला ये है कि हम जहां जीतते हैं ना, हम समझते हैं पता नहीं क्या हो गया भाई, ये वो बांग्लादेश की टीम है जिसको हराने के बाद हम इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस तरह पता नहीं हम कोई वर्ल्ड कप जीत गए। भाई वो यूएई से हार के आई है, वो यूएई से हार के आई है भाई। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा दी है। ठीक है, आप जीते, आपने व्हाइट वॉश किया, अच्छी चीज। जो सवाल आपने किए, जो बात आपने की कि सलमान आगा ने अगर एक सीरीज जीत ली तो पाकिस्तान में यही होता। बंदा पता क्या, हमारे लोग पता क्या समझते हैं, बस जी बस इसने जितवा दिया ना, बस 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 खत्म, सब कुछ इसी को बना दो। ऐसा नहीं होता भाई, इस तरह नहीं होता। आपने रिजवान को कप्तान बनाया हुआ था वनडे का, ये वही रिजवान है, ठीक है, जिसके बारे में अभी साल पहले पूरा पाकिस्तान बोल रहा था भाई इससे अच्छा बड़ा कप्तानी कोई नहीं है, इससे अच्छा कप्तानी कोई नहीं है। ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, वो सुबह उठेगा, उसको पता चलेगा जी मैं टीम से बाहर हो गया, कप्तानी मेरे हाथ से चली गई, ये हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे लोग जो क्रिकेट चला रहे हैं वो इतने वीक लोग हैं, वो सोशल मीडिया से इतने घबराते हैं। ठीक है, हमारे रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, हमारे क्रिकेटर जो मीडिया में बैठे हुए हैं उनसे इतना घबराते हैं, वो जहां फायरिंग करने लग जाते हैं, ये सब घबराने लग जाते हैं, पता नहीं अब क्या हो जाएगा। उस प्रेशर में आके, ठीक है ना, ये सारी टीम बदल देते हैं। अब साजिद भाई मुझे एक बात बताएं, क्या इंग्लैंड में, अब इस टॉपिक पे बात हो रही है, मेरे माइंड में भी एक दो सवाल थे, मैंने चले मैं भी आपसे पूछ लेता हूं। मुझे ये बताएं, क्या इंग्लैंड में अगर इंग्लैंड के किसी भी प्लेयर को, आपका कोई भी इंग्लैंड का एक्स क्रिकेटर या जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, जो भी अगर इस तरीके से खुलेआम किसी को बैशिंग कर रहा है, तो क्या अलाउ है उसका इस तरीके से करना? क्या इसी भी एक्शन नहीं लेगा उसके ऊपर? तनवीर भाई, वेरी वेरी रेयर कि क्रिटिसिज्म, जैसे पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म होती प्लेयर्स के बारे, इंग्लैंड में वेरी वेरी रेयरली, हार्डली नहीं, एवर। नहीं होती ना। उसकी वजह है ना, एक सिस्टम बना हुआ है। भाई आप लॉजिक के ऊपर बात करो, लॉजिक बात करो। आप क्रिकेटर में देखिए, मुझे अफसोस ही होता है कि मुझे क्रिकेटर्स पे अफसोस होता है जिसने नहीं बल्ला कभी पकड़ा, क्रिकेट नहीं खेली, उसकी तो समझ आती है, उसके बाद तो टेक्निकल बातों की है ही नहीं, उसने तो सिर्फ फायरिंग करनी है, उसको व्यूज आ गए, पैसे आ गए तो आ गए, वरना ठीक है। मुझे तो अफसोस होता है क्रिकेटर्स के ऊपर कि भाई आप टेक्निकल चीजें के ऊपर बात करो, लॉजिक के ऊपर बात करो। वो भी इसी चक्कर में पड़ जाते हैं, फलाना प्लेयर टीम से बाहर कर दो, फलाने को बाहर कर दो। ऐसा नहीं होता। जो आपके बड़े प्लेयर्स होते हैं, हमेशा उनके अंदर अगर जो गलतियां होती हैं, आप कहते हो कि हमारे पास सीनियर प्लेयर है, बड़ा नाम है, उसकी गलतियां बेहतर करो। अगर उसकी गलती बेहतर हो जाएगी, वो और हमें फायदा देगा और अच्छा प्लेयर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ चीजें ऐसी नहीं है। तनवीर भाई, माइक हैसन ऑब्वियसली न्यू हेड कोच वाइट बॉल फॉर्मेट्स में, उसने कहा कि जो अप्रोच है, टीम एनवायरनमेंट उसको चाहिए कि प्लेयर्स हु प्ले फॉर द टीम रादर देन इंडिविजुअल माइलस्टोन्स, 50s बना लिया, 100s बना लिया, रैंकिंग में ऊपर चले गए। ये थोड़ा सा लाइक कमेंट बाबर और रिजवान के बारे में लिया ना, लेकिन तीनों, जो बाबर, रिजवान और शहीन का क्या फ्यूचर है इन T20 आई क्रिकेट? देखिए, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर इन तीनों की फिलहाल T20 क्रिकेट अगर आपने उनकी खत्म कर दी। देखें, शाहीन के बारे में तो सारे ही कहते थे कि जी जी स्पेशलिस्ट है T20 का, ऐसे ही है ना। तो अगर आप उसको T20 से भी बाहर कर देंगे और वो टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेल रहा, तो क्या सिर्फ वो वनडे क्रिकेट खेलेगा बस? मतलब शाहीन को सिर्फ आप क्या वनडे क्रिकेट का बॉलर समझे? हम लोग सिर्फ क्या वनडे क्रिकेट का बॉलर समझे? ऐसा तो नहीं है ना, ये तो ज्यादती है ना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, अगर रिजवान, पहली तो बात रिजवान का मैं पूछूं उनसे, रिजवान रिजवान का क्या मसला था? रिजवान ने तो 367 कुछ रन किए उसने पीएसएल में, और उसकी तो वैसी फॉर्म अच्छी चल रही है। ठीक है, वो कैसे टीम से बाहर हो गया? आप बिला वजह इनको टीम से बाहर कर रहे हो। दूसरी बात ये
कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आती, ये स्ट्राइक रेट वेट। भाई स्ट्राइक रेट ओपनर्स का होता है, स्ट्राइक रेट छठे सातवें आठवें नंबर्स का होता है, जिनके जिनके बारे में हम कहते हैं जी इनका स्ट्राइक रेट 170 होना चाहिए, 160 प्लस होना चाहिए। आपका तीसरे चौथे पांचवें नंबर का, चले पांचवा भी मैं कह लूं, तीसरे चौथे नंबर का प्लेयर का आपका स्ट्राइक स्ट्राइक रेट 160-170 नहीं होता। ठीक है, वो 140 145, ठीक है, 135 से लेकर 145 तक चलने वाला होता है, उसका स्ट्राइक रेट इतना होना चाहिए। हम उल्टा बाबर को टीम में रखने के चक्कर में हम उसको और खराब करेंगे कि जी तुम, अब उसके साथ क्या ट्रीट किया जा रहा है कि भाई तुम भी 170 180 के स्ट्राइक रेट से खेलो। भाई क्या हो गया यार, ऐसे थोड़ी क्रिकेट होती है कि मतलब एक बंदा जो है। अब मुझे एक बात बताएं, हमारे लोग कहते हैं जी T20 का प्लेयर नहीं है, सही है। मैंने कल ट्वीट की एक क्रिस गेल के बारे में, मैंने बोला कि क्रिस गेल को दुनिया के जितने भी वो है ना क्रिकेटर, उसको यूनिवर्स बॉस बोलते हैं, ऐसे ही है, यूनिवर्स बॉस बोलते हैं ना उसको, क्रिस गेल को। मैंने उसके स्टैट्स लगाए, उसके 2000 रन्स भी नहीं है T20 क्रिकेट में, 2000 रन्स भी नहीं है। ठीक है, वनडे क्रिकेट में 10,000 है, टेस्ट क्रिकेट में 7,000 है। भाई वो यूनिवर्स बॉस या छक्के मारने वाला या स्पेशलिस्ट तो T20 का था ना, जिसने T20 लीग्स में छक्के मार मार के लीगों में बुरा हाल किया हुआ था। 79 मैच खेल चुका है, सिर्फ 27 का एवरेज है और 2000 रन भी नहीं है। तो जो स्पेशलिस्ट होता है जिस काम का, वो तो सबसे ज्यादा रन होते हैं ना उसके। फिर इसका मतलब ये है कि उस जैसा प्लेयर भी, जिसका इतना बड़ा वो दहशत दहशत थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में रन नहीं कर सका। तो उसके आगे अगर हम बाबर की बात करते हैं, वो तो स्पेशलिस्ट भी नहीं है T20 का, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त आपका टॉप का प्लेयर कौन है T20 की रैंकिंग में? वो रोहित शर्मा, जिसके सबसे ज्यादा रन है, उसके बाद बाबर आजम के हैं। ठीक है, उस टॉप 10 में रिजवान भी आ रहा है। तो भाई इसमें क्या बुरा है कि अगर आपके पास दो ऐसे प्लेयर हैं, एक के 4,500 रन है T20 में और एक के तकरीबन 3,500 रन है, और आप कहते हैं ये T20 का प्लेयर ही नहीं है। मतलब कौन है फिर T20 का प्लेयर? और उसके बाद आपको भी पता है कि 8 साल के बाद टॉप 10 से बाहर निकला है, 8 साल कंटिन्यू, जिसके बारे में हमारे लोग कहते हैं कि T20 का प्लेयर ही नहीं है। यार कोई और आगे बता दे मुझे, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कितने बड़े बड़े सुपरस्टार T20 के गुजरे हैं? 8 साल कोई रहा है आज दिन तक? तो 8 साल कोई गली मोहल्ले में अपनी गली में थोड़ी लड़ रहा है वो भाई, आईसीसी की रैंकिंग में रहा है वो। कोई मतलब कि कोई खाला जी का घर तो नहीं है ना आईसीसी की रैंकिंग में 10 टॉप 10 8 साल रहना। ठीक है, चाहे लोग कहते हैं अपने लिए खेला, मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं भाई, दूसरे प्लेयर भी अपने लिए खेल के बता दें मुझे। चले जी आप खेलें, सेल्फिश खेलें, सब कुछ खेलें, खेल के बता दें, 8 साल आप मुझे टॉप 10 में रह के बता दें, जो बोलेंगे मैं करूंगा। तो ये तनवीर भाई, खुली ज्यादती है, खुली ज्यादती है इन लोगों के साथ। काफी मैसेजेस आ रही है हसन की तरफ से। देखो, शहीन को नहीं सिलेक्ट किया, बाबर को सिलेक्ट नहीं किया, रिजवान को सिलेक्ट नहीं किया। नसीम शाह का भी एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको सिलेक्ट किया अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन एक भी मैच नहीं खिलाया। ये काफी लाइक स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं टुवर्ड्स सम ऑफ द एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स फ्रॉम माइक हसन। देखिए, अगर नसीम शाह को बांग्लादेश के अगेंस्ट आपने के लिए आपने मैच नहीं खिलाया, क्यों नहीं खिलाया? वो पीएसएल में तो बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस थी उसकी। आप उसका फिटनेस लेवल देख लें, आप उसका रनअप देख लें भागते हुए, आप उसकी एनर्जी देख लें, वो जोर लग ही नहीं रहा उससे। ठीक है, इंजरीज के उसको मसले, तो कैसे आ गया? कैसे आ गया? तो फिर लोग यही कहते हैं ना कि यार ये वही इस्लामाबाद यूनाइटेड का कनेक्शन है। ठीक है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड का हेड कोच है, उसकी वजह से और भी प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड के आ गए। तो लोग तो यही सोच रहे हैं ना कि फिर ये मसले मसाइल है, वरना तो नसीम शाह की कोई जगह नहीं बनती। भाई पीएसएल के अंदर मीर रमजा कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, वो क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ? फिर उसके बाद आपने अब्बास अफरीदी को इग्नोर किया, लेकिन वसीम जूनियर अनफिट हो गया तो आपने अब्बास अफरीदी को डाल दिया टीम के अंदर। ठीक है ना, उससे पहले तो अब्बास अफरीदी भी टीम के अंदर नहीं थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद खुरम शहजाद ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की पूरे पीएसएल में, कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ से नए बॉल पे सर्किल में सबसे अच्छी बॉल की उसने, उसका कहीं नाम नहीं है। एक अनफिट प्लेयर को, नसीम शाह को, आपने पाकिस्तान टीम में डाल दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग ये समझते हैं ना कि जी माइक हाइसन के आने से पता नहीं क्या हो जाएगा, वो मैं भी देखता हूं कितना कुछ बेहतर होता है। मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम T20 क्रिकेट में जो 8वें नंबर की रैंकिंग है, वो बेहतर हो पाकिस्तान टीम की।
क्योंकि हम सब चाहते हैं कि यार कोई ऐसे क्रिकेटर आए, कोई ऐसी क्रिकेट हम खेलें कि वाकई जो है वो हमारी टीम एक तैयार हो रही है। और मेरी ये भी ख्वाहिश है, ठीक है, लोग ना मेरी बातों को ना गलत तरफ लेके चले जाते हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जी मैं बाबर और रिजवान की वजह से यंगस्टर्स को सपोर्ट नहीं करता। नहीं, मैं ऐसी ये नहीं, मैं कहता हूं आप सीनियर्स को जाया मत करो, और आपके जो यंगस्टर्स जिस तरह बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले हैं ना, मैं ये चाहता हूं इसी टाइप की क्रिकेट, क्योंकि कप्तान तो ये कह रहे हैं ना सलमान आगा कि भाई मैं हम तो इसी ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे अब, तो मैं भी ये चाहता हूं कि आप ऐसी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलें, ऐसी क्रिकेट आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलें, ऐसी क्रिकेट आप इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलें, ऐसी क्रिकेट आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलें, या फिर आईसीसी इवेंट में आपके सामने इंडिया आता है तो ऐसी क्रिकेट खेलें। जब आप ऐसी क्रिकेट खेलेंगे तब मेरे जैसा बंदा मानेगा कि वाकई अब आया है पाकिस्तान के पास टैलेंट, ठीक है ना। अब जो जो प्लेयर्स लाए गए थे ना, या जो माइक हैसन या सलमान आगा कह रहे थे कि यार अब हम टीम बनाएंगे, तो मैं बोलूंगा वाकई अब आई है टीम। अब बाबर आजम की और रिजवान की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना, अगर आप इस किस्म की क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट जिस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, या अभी वेस्ट इंडीज का टूर है, वेस्ट इंडीज की अगेंस्ट आप जो क्रिकेट खेलेंगे, मैं समझता हूं शायद ऐसे बांग्लादेश की तरह ना खेल सकें, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर भी बेहतर हैं, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे प्लेयर स्ट्रगल करेंगे। लेकिन अगर आप उससे आगे भी चलते चले जाएं, अफगानिस्तान से आपकी सीरीज है, अभी फिलहाल आपके बांग्लादेश से 3 T20 है, फिर वेस्ट इंडीज से, फिर अफगानिस्तान से। तो अगर आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी आपने स्ट्रगल किया, क्योंकि उनके भी स्पिनर्स अच्छे हैं, ठीक है, वो अगर पाकिस्तान आके खेलते तो उनके भी स्पिनर्स अच्छे हैं, उनके फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं। तो फिर अगर आपकी वर्ल्ड कप से पहले पहले, या एशिया कप अगर हो गया T20 का, अगर वर्ल्ड कप से पहले पहले आपकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही, तो फिर तो बाबर आजम और रिजवान को तो आना चाहिए, फिर तो किसी को नहीं रोकना चाहिए, ठीक है ना। रणवीर भाई, आखिरी सवाल ये है कि आपने सलमान आगा के बारे में बात की। जो रिपोर्ट्स चल रहे हैं, रूमर्स जो है, ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट तो पाकिस्तान काफी देर बाद खेलेंगे, लेकिन रूमर्स जो चल रहे हैं कि ही माइट रिप्लेस शान मसूद एज टेस्ट कैप्टन, क्या आपका ख्याल है? राइट डिसीजन? नहीं, मैं नहीं समझता कि एकदम से आप सारी चीजें उसको दे दो, मतलब कहीं ना कहीं उसको भी तो रिलैक्स छोड़ो ना। भाई व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात हो रही है ना, आप कहते हैं ना जी बड़ा अच्छा कप्तान मिल गया व्हाइट बॉल का, तो आप उसको T20 में रखें, क्या मसला है। लाजमी है आपने उसको रिजवान को भी चेंज करना है, ठीक है ना। रिजवान अगर वनडे का कप्तान है तो रहने दो, लेकिन मुझे पता है यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ वैसा ही होगा जैसे एक कप्तान ने जितवा दिए तो चलो जी इसको सारे फॉर्मेट का आप कप्तान बना दो। टेस्ट को तो मैं वैसे ही नहीं समझता उसको बनाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो वैसे ही इतनी सालों बाद होती है हमारी, पता नहीं टेस्ट क्रिकेट हमारा क्रिकेट बोर्ड जो बढ़ाता ही नहीं टेस्ट क्रिकेट को, वो टेस्ट क्रिकेट पे फोकस ही नहीं करता, वो हमारा बोर्ड सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट पे रहता है। तो अगर आपने उसको ज्यादा ही जंप लगवानी है T20 से वनडे तक, तो आप उसको कप्तान बना दें। बाकी आप अगर टेस्ट टीम का जो है वो आप चेंज करना चाहते हैं, तो मैं ये मैं नहीं समझता कि बुरा डिसीजन होगा। मेरे हिसाब से लोग तो मुझे बोलेंगे कि पता नहीं क्या बोल रहा है, अगर आप बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बना दें या आप रिजवान को बना दें, तो मेरे हिसाब से कोई गलत चीज नहीं है। आप क्यों नहीं बना सकते, बाबर आजम को क्यों नहीं टेस्ट का कप्तान बन सकता, क्या अगर उसकी आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन बात ये है ना, फिर मैं ये है कि मैं ये कहता हूं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट से अगर आप बाबर को कप्तानी से हटाते हैं, वो ना करें। अगर टेस्ट क्रिकेट में अगर बाबर आजम कप्तान अगर आप बनाना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझता उसकी कोई बुरी चॉइस है कि आप उसको बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान ना बनाएं। अगर उसको नहीं बनाना तो आप रिजवान को बना दें, दोनों बेस्ट है, दोनों बन सकते हैं कप्तान, क्यों नहीं बन सकते। रणवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। विश यू ऑल द बेस्ट। ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली, एंड inshallah we'll catch up very shortly once again. बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू।